गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने आरटीपी के कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, प्लस सेकेंड यूनिट पे आ गए थे फाइनल अकाउंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये अपना सेकेंड यूनिट था। और फाइनल अकाउंट्स वाले यूनिट में वी हैव ऑलरेडी डन वन ट्रायल बैलेंस प्रॉब्लम और एक फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं। ये दो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। Now we will proceed further for RTP. The next question which I am going to solve, final account solve करने के बाद question number 9 के बाद, this is continuation of RTP 2025. Now I am going for non-profit organization and single entry. ये दो questions और करने हैं मेरे को। एक करना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलो पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद अपने पास एक सिंगल एंट्री का प्रॉब्लम है। आई थिंक प्रकाश पांडे, आई एम सीइंग प्रकाश पांडे नॉट रिक्वायर्ड। जिनका सिलेबस नहीं हुआ वो लोग ये बैच में नहीं आ सकते। इट्स ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. Dr. Malik started private practice on 1st April 2024 with rupees 8 lakhs of his own funds and 12 lakhs he borrowed at an interest of 12% per annum on security of his life policies. His accounts for the year were kept on cash basis and the following is his summarized cash account. Summarized cash account अपने को दे रखा है। अब ये कैश अकाउंट में क्या दिया है ना अपने को, जो 8 लाख रुपया वो लाया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और 12 लाख रुपए का लोन लिया है, वो लोन भी दिख रहा है। प्लस उसके पास प्रिस्क्रिप्शन की फीस है, ये इनकम है। विजिटिंग फीस है, ये पेशेंट से इनकम है। लेक्चर्स फीस है, ये इनकम है। और एक पेंशन रिसीव्ड है। वन इज पेंशन रिसीव्ड। दिस पेंशन रिसीव्ड इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम। पेंशन रिसीव्ड इज नथिंग बट इट विल बी शोन एज अ लाइबिलिटी। पेंशन रिसीट को हम लोग लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे बैलेंस शीट में। अगर उसकी हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो प्रॉब्लम, अगर बैलेंस शीट मांगता है तो आगे। फिर उसके बाद मीन्स पेंशन रिसीव्ड को हम लोग बैलेंस शीट आइटम मानेंगे। फिर उसके बाद आ गया मेडिसिन परचेज, सर्जिकल इक्विपमेंट, मोटर कार। ये सर्जिकल इक्विपमेंट्स है, मोटर कार है, ये दोनों एसेट है। फिर आ गया मोटर कार एक्सपेंसेस, wages and salaries, rent of cleaning, general charges, household expenses, that is drawings, household furniture is also drawings, expenses of daughter's marriage is drawings, interest on loan, and bank and cash balance. 1/3 of the motor car expenses may be treated as applicable to private use of car. So ये जो मोटर कार एक्सपेंसेस है इसका दो डिवीजन होगा। 1/3 को ड्रॉइंग्स ट्रीट करेंगे और 2/3 को एक्सपेंस, 2/3 को बिजनेस का एक्सपेंसेस। फिर 30,000 ऑफ सैलरीज वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। सो जो सैलरीज दे रखी है उसमें भी 30,000 ड्रॉइंग्स, सैलरीज में भी 30,000 इज ड्रॉइंग्स और बाकी 3,90,000 बिजनेस का एक्सपेंसेस। Stock of medicines in hand on 31st March 25 was valued at 3,80,000. So ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। सो ये जो मेडिसिन परचेज किया ना, इसके साथ एक एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का।
You are required to prepare his private practice income and expenditure account and capital account. Ignore depreciation on assets. सो अपने को कैपिटल अकाउंट बनाने का है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का है. सो एक नया पेज ले लो and write income and expenditure account for the year ended. Income and expenditure account for the year ended 31st March 2025. Income and expenditure account income and expenditure account income and expenditure account for the year ended for the year ended 31st March 2025. 31st March 2025 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो. एक कम से कम 15 लाइन का बना लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. मेक इट 16 लाइन्स. हम लोग हमेशा भी 16 लाइन्स का ही बनाते हैं. सो मेक इट 16 लाइन्स. And below this one capital account. Below this capital account, 8 लाइन्स का कैपिटल अकाउंट बना लो. Capital account for 8 lines. Capital account for 8 lines. नाम क्या है? इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर मलिक. In the books of Dr. Malik, in the books of Dr. Malik. So we are ready with the ruling. Now we can start this question. ये क्वेश्चन हम लोग शुरू कर सकते हैं. हाँ, सबसे पहले रिसीट साइड की पोस्टिंग कर देते हैं. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. कैश बैंक अकाउंट तो है ही वो. कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय कैश बैंक. बाय कैश बैंक अकाउंट 8 lakhs. 8 lakhs. 8 lakhs. हाँ, उसके बाद ये लोन है तो लोन की पोस्टिंग तो बैलेंस शीट में जाएगी और बैलेंस शीट पूछा नहीं है. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन 12 lakhs. ये बैलेंस शीट आइटम है. ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में जाएगा. फिर कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिस्क्रिप्शन टू विजिटिंग फीस टू लेक्चर फीस. ये तीनों इनकम है. कैश बैंक अकाउंट तो डेबिट है ही इधर.
सेकेंड इफेक्ट दे दो पीएनएल के क्रेडिट में, पीएनएल के क्रेडिट में लिख दो बाय प्रिस्क्रिप्शन फीस, बाय विजिटिंग फीस, तीन आइटम है, प्रिस्क्रिप्शन फीस, विजिटिंग फीस और लेक्चर्स फीस। बाय प्रिस्क्रिप्शन फीस, बाय प्रिस्क्रिप्शन फीस, by visiting fees and by lectures fees. By prescription fees, by visiting fees and by lectures fees, amount is 26 lakhs, 40, 10 lakhs and 96 lakhs. ₹26 lakhs 40,000, 10 lakhs and 96,000. पेंशन रिसीव्ड, अरे पेंशन रिसीव्ड, एक्चुअली पेंशन तो उसका खुद का पर्सनल है, ये कोई कंपनी में तो काम कर रहा नहीं है, कोई कंपनी में तो काम कर रहा नहीं है कि वहां से पेंशन मिली है। सो पेंशन रिसीव्ड अगर ये बिजनेस में लेके आ गया तो इट इज नथिंग बट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ये पेंशन तो इसका पर्सनल कोई पेंशन प्लान बना रखा होगा, वो बिजनेस में लेके आ गया। कोई कंपनी में काम करता ना, और अगर ये कंपनी का अकाउंट्स होता और अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ पेंशन की बात होती तो हम लोग बात करते थे लाइबिलिटी। ये पेंशन रिसीट तो सीधा सीधा उसका कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है। सो ये इंपॉर्टेंट आइटम है, इसमें सब गड़बड़ कर देते हैं। कुछ लोग इनकम दिखा देते हैं इसको, कुछ लोग बैलेंस शीट आइटम लाइबिलिटीज बोल देते हैं। इट्स नथिंग बट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट में लिख देना बाय कैश बैंक 12 lakhs, और चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देना पेंशन रिसीव। उसके पेंशन का पैसा पर्सनल पर्सनल मनी था, वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ पेमेंट साइड में एक मेडिसिन परचेज है ना, इसमें पूरा मेडिसिन यूज नहीं हुआ है, कंप्लीट मेडिसिन हैज नॉट बीन यूज्ड। सो जितना जितना जितनी यूज नहीं हुई है ना 3,80,000, उतना लेस करके बैलेंस शीट में जाएगा एसेट्स में। सो लिखो टू मेडिसिन परचेज्ड, मेडिसिन कितने की परचेज की? 380, तो उसमें से अनयूज्ड है 9,80,000। टोटल मेडिसिन 9,80,000 परचेज की थी, जिसमें से 3,80,000 करंट ईयर में यूज नहीं हुई। सो दैट इज नॉट करंट ईयर्स एक्सपेंसेस, सो दैट इज लेस स्टॉक ऑफ मेडिसिन, लेस स्टॉक ऑफ मेडिसिन। स्टॉक ऑफ मेडिसिन का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में चला जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। स्टॉक ऑफ मेडिसिन। आफ्टर दैट माय नेक्स्ट आइटम इज सर्जिकल इक्विपमेंट, ये बैलेंस शीट आइटम है। सर्जिकल इक्विपमेंट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, ये बैलेंस शीट में जाएगा। मोटर कार, ये भी एसेट है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ, मोटर कार एक्सपेंसेस में दो चीज है, 1/3 ड्रॉइंग्स एंड 2/3 will be shown as business expenses. So write down 2 motor car expenses, मोटर कार एक्सपेंसेस का टोटल अमाउंट है 4,80,000। 2/3 of 4,80,000,
That comes to 3,20,000. थ्री लैक्स 20,000 और मोटर कार एक्सपेंसेस का 1/3 इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स में मोटर कार एक्सपेंस 4,80,000 का 1/3, दैट इज 1,60,000 ईयर. फोर लैख एटी का 1/3 ऑफ 4,80,000. इनर कॉलम में लिखा है आफ्टर मोटर कार एक्सपेंसेस मेरा हो गया, मेडिसिन परचेज हो गया, दिस इज एसेट, दिस इज एसेट, इसका दो ब्रेकअप कर दिया. वेजेस एंड सैलरीज भी 30,000 ड्रॉइंग्स है और 3,90,000 का एक्सपेंसेस है. सो वेजेस एंड सैलरीज इसमें भी 30,000 इज फॉर पर्सनल सर्वेंट. Wages and salaries 30,000 year. Out of 4,20,000, 30,000 year. So 3,90,000 here. To wages and salaries. 4,20,000 में से 30,000 हमने ड्रॉइंग स्ट्रीट कर लिया. And 3,90,000 we will show here. 3,90,000 will be shown here. फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास आफ्टर वेजेस एंड सैलरीज रेंट ऑफ क्लिनिक जनरल चार्जेस 2,40,000, 1,90,000. 2,40,000 and 1,96,000. Rent of clinic. After rent of clinic, general expenses. Rent of clinic, general expenses. Household expenses, household furniture. See, household expenses and household expenditure ये दोनों वापस से ड्राइंग्स हो गया. और एक डॉटर्स मैरिज, ये तीनों ड्राइंग्स है. ये पर्सनल एक्सपेंसेस है. हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस household expenses 7,20,000. After household expenses, household furniture 1 lakh. अगर बिजनेस के पैसे से घर का फर्नीचर खरीदते हो तो ड्राइंग्स ही होएगा. Household furniture 1 lakh. After household furniture expenses on daughter's marriage 8,60,000. Expenses on daughter's marriage. सो बिजनेस से अगर ये पर्सनल एक्सपेंसेस करोगे तो वो ड्राइंग्स ही माने जाएंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन ये पीएनएल के डेबिट में लिख सकते हो, ये एक्सपेंडिचर में दिखा सकते हो. इंटरेस्ट ऑन लोन 1,44,000. इंटरेस्ट ऑन लोन इज 1,44,000. ये बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, ये दोनों भी बैलेंस शीट आइटम्स है.
Both are balance sheet items. That's it. Problem is over. Problem is over. जो जो लिखना था सब लिख दिया अपन ने. ये ड्राइंग्स का टोटल जरा बाहर निकाल लेते हैं. 160 plus 30 is 190. 1,90,000 plus 7,20,000 plus 1 lakh plus 1 lakh 8 lakh 60 plus 860. So 18 lakh 70,000. The total drawings is 18 lakh 70,000. 18 lakh 70,000. Regarding the income, 2640 plus 10 is 36 lakhs 40 plus 96,000. So 37 lakh 36,000. 37 lakhs 36,000. इसमें से माइनस होगा 6 और 320 माइनस 6 lakhs माइनस 3,20,000 माइनस 3,90,000. पहला 3 माइनस कर दिया. 241,96 माइनस 2,40,000 माइनस 1,96,000 और 1,44,000. 44,000. सो 18,46,000. ये कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. कोई सरप्लस लिखने की जरूरत नहीं. सीधा सीधा लिख दो टू नेट प्रॉफिट. डॉक्टर है, अपनी पर्सनल प्रैक्टिस चला रहा है. टू नेट प्रॉफिट 18,46,000. 18,46,000. Net profit transfer to capital. $1846 plus 20, 12 plus 8 plus 12 lakhs plus 8 lakhs comes to 38 lakh 46,000. $38,46,000 minus 18,70,000. So 19,76,000 का closing balance. This is 19,76,000. 19,76,000. One more problem completed. So this was question number 10. Question 10th भी हो गया. चलो अब मैं जाऊंगा सिंगल एंट्री के प्रॉब्लम पे. आई विल गो टू प्रॉब्लम ऑफ सिंगल एंट्री. Now this is the problem of single entry. Accounts of incomplete records, and you are required to calculate total sales and total purchase. See, total sales and total purchase. By total sales and total purchase, they mean to say total debtors and total creditors account. और कुछ नहीं. उनको debtors और creditors account चाहिए. So लिखो question number 11. Total debtors account total debtors account 10 lines.
Total debtors account 10 lines and total creditors account also 10 lines. Total debtors account 10 lines and total creditors account 10 lines. Total debtors account, total creditors account. Total debtors account, total creditors account. To balance brought down and by balance carried down. And since creditor is a liability, by balance brought down and to balance carried down. Fine, we can start. फ्रीज लिमिटेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीज लिमिटेड, ऊपर लिख देना मेसर्स फ्रीज लिमिटेड. On the top right, Messrs. Freeze Limited. Opening debtors on 1st April, that's opening balance 1,57,500. Opening balance of creditors 1,82,250. 1,82,250. Bills received during the year, bills receivable received during the year. तो डेटर्स को कैश के जगह पे बिल मिल रहा है, एंट्री पास हो जाएगी बिल रिसीवेबल टू डेटर्स. हाँ, बिल रिसीवेबल टू डेटर्स. बिल रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर 1,05,000, 1,05,250. और फिर उसके बाद बिल्स पेएबल इश्यूड ड्यूरिंग द ईयर, बिल्स पेएबल इश्यूड ड्यूरिंग द ईयर के लिए एंट्री बन जाएगी. क्रेडिटर्स अकाउंट, अरे क्रेडिटर्स को कैश नहीं देके ना, क्रेडिटर्स को कैश नहीं देके बिल दे देते, कैश नहीं देके बिल दे देते. सो यहां पे एंट्री आ जाती है क्रेडिटर्स टू बिल्स पेएबल. चलो पहले ये लिख लो, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय बिल्स रिसीवेबल. By bills receivable 1,05,750. And creditors to bills payable 1,19,250. बच्चों जरा 1 मिनट रुकना, जस्ट वेट फॉर अ मिनट.
हाँ 1,19,250. Next is cash received from customer, that is cash bank to debtors. Cash bank to debtors. So debtors credit, so debtors के credit में by cash bank account. $3,51,000. Payment to suppliers, that is creditors to cash bank, 3,87,000. Creditors account debit. To cash bank account 3 lakh. $3,87,000. बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इसमें नहीं आएगा बिकॉज इसकी एंट्री आती है कैश बैंक टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. ये डेटर्स अकाउंट में नहीं अपीयर होगा. बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, यहाँ पे एंट्री आ जाएगी क्रेडिटर्स टू बिल्स रिसीवेबल 60,750. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 60,750. बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड बाय कस्टमर्स से बिल रिसीवेबल जब कस्टमर से डिसऑनर हो जाता है तो नॉर्मली बिल रिसीव करने की जो एंट्री आती है उसकी उल्टी एंट्री हो जाती है. बोलते हैं जब मिलता है तब बोलते हैं बिल रिसीवेबल टू डेटर्स, और डिसऑनर होगा तो डेटर्स टू बिल्स रिसीवेबल 11,250. डेटर्स अकाउंट डेबिट to bills receivable account 11,250. Now डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर अलाउ करता है मतलब ये डिस्काउंट रिसीव्ड है. दिस इज क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट 15,750. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 15,750. और यहां पे है डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, दैट इज डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स. डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट. सो डेटर्स के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट अलाउड. बाय डिस्काउंट अलाउड 20,250. डिस्काउंट अलाउड के बाद में है एंडोर्स बिल रिसीवेबल डिसऑनर. जब एंडोर्स बिल डिसऑनर होता है तो डेटर से पैसा लेना होता है, क्रेडिटर को देना होता है. इन शॉर्ट डेटर्स टू क्रेडिटर्स. डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 6,750. और क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखेंगे बाय डेटर्स by data 6,750. Next transaction is bill receivable discounted. See bill receivable discounted, discounted bill receivable discounted की एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. सो वो छोड़ दो, अभी वो एंट्री इसमें नहीं आएगी. दैट एंट्री वोंट बी शोन हियर. फिर क्या उसके बाद डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल, डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल क्या, ये शायद डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड है, ये प्रिंट नहीं हुआ इधर. यहां पे लिख देंगे डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड.
जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है ना, तब हम लोग एंट्री पास करते हैं डेटर से लेने का, बैंक को देने का। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, discounted bill receivable dishonor 4500। फिर कैश सेल्स वोंट कम हियर बिकॉज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश परचेज भी नहीं आएगा। क्लोजिंग डेटा 1,84,500, and closing creditors is 2,13,750। डेटर्स को क्लोज करते समय चार अकाउंट ढूंढते हैं, ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, फिर उसके बाद अपने को चाहिए क्रेडिट सेल्स एंड कलेक्शन। सो कलेक्शन तो है इधर, ये रहा कलेक्शन, खाली क्रेडिट सेल्स ही गायब है, क्रेडिट सेल्स ही गायब है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने भी अकाउंट्स हो क्लोज करने के टाइम पे तो ये चार आइटम ही ढूंढते हो, ओपनिंग, क्लोजिंग, क्रेडिट सेल्स एंड कलेक्शन। सो अपने पास क्रेडिट सेल्स गायब है, क्रेडिट का टोटल मारेंगे 1,05,750 प्लस 3,51,000 प्लस 20,250 and closing balance is 1,84,500। Total comes to 6,61,000, 1,84,500। कोई आइटम मिस तो नहीं किया ना अपन ने? देख लेते हैं ना लाइन से। ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स ये लिख लिया, पेमेंट लिख दिया, बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं आएगा, बिल रिसीवेबल लिख दिया, ये भी लिख दिया, फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, एंडोर्समेंट। अच्छा ये सेल्स रिटर्न एक मिस हो गया ना, सेल्स रिटर्न्स टू डेटर्स, सेल्स रिटर्न्स टू डेटर्स, अच्छा वो देख लिया, नहीं तो रॉन्ग हो जाता था। भाई सेल्स रिटर्न्स अकाउंट अमाउंट इज 24,750, ये 24,750 ऐड करो, 6,86,250। 6,86,250 में से माइनस करेंगे 1,57,500 माइनस 11,250 माइनस 6,750 एंड 4,500। ये लो, ये आ गया क्रेडिट सेल्स का अमाउंट 5,06,250। $5,06,250। उनको टोटल सेल्स चाहिए था, टोटल सेल्स एंड टोटल परचेजेस, तो टोटल सेल्स तो मिल गया अपने को। उनका जो क्वेश्चन था ना, दे वांटेड अस टू फाइंड आउट टोटल सेल्स, कैश सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, और आ जाएगा टोटल सेल्स।
and this side cash purchases, credit purchases, cash purchases, credit purchases, and total purchases. Total purchases. Cash sales ये रहा 3,79,125. और क्रेडिट्स कैश सेल्स के बाद क्रेडिट सेल्स 5,06,250. 5,06,250 के साथ ऐड कर दो 3,79,125. 8,85,375. चलो क्रेडिटर्स में भी परचेसेस ही गायब है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस और पेमेंट भी है. सो क्लोजिंग के टाइम पे चार ही आइटम ढूंढते हैं हम लोग: ओपनिंग, क्लोजिंग, क्रेडिट परचेज एंड पेमेंट, जिसमें क्रेडिट परचेजेस गुल है. क्रेडिट परचेजेस इज नॉट गिवन, दिस वी हैव टू फाइंड. सो मारेंगे टोटल 1,19,250 प्लस 3,87,000, 1,19,250 प्लस 3,87,000 प्लस 6,750 and 15,750. 6,750 and 15,750 और प्लस 2,13,750. 7,96,500. $7,96,500 minus 1,82,250 और माइनस करेंगे 6,750. ये लो क्रेडिट परचेज इज 6,07,500. ये 6,07,500 इधर आ जाएगा. और कैश परचेजर्स तो प्रॉब्लम में दिया था, ये रहा 4,45,050. 4,45,050. हाँ, 4,45,050 प्लस 6,07,500. 10,52,550. 10,52,550. 10,52,550. ये लो टोटल सेल्स और टोटल परचेजेस हमने निकाल लिया. वी कैलकुलेटेड टोटल परचेजेस एंड टोटल सेल्स. चलो आगे बढ़ेंगे. सिंगल एंट्री भी हो गया, एनपीओ भी हो गया, तो मेरा सेकेंड यूनिट भी हो गया. इनफैक्ट मैंने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर दिए. फर्स्ट यूनिट में मैंने कंपनी अकाउंट्स के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए. सेकेंड यूनिट आई हैव सेलेक्टेड ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स. ट्रायल बैलेंस कर दिया, फाइनल अकाउंट्स कर दिया, फिर उसके बाद में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और सिंगल एंट्री का क्वेश्चन. अभी मैं नेक्स्ट यूनिट पिकअप करता हूँ और नेक्स्ट यूनिट में आई विल सॉल्व स्मॉल क्वेश्चंस. व्हेन आई से स्मॉल क्वेश्चंस का मतलब है 5 टॉपिक्स. आई विल बी डूइंग 5 टॉपिक्स ऑफ स्मॉल क्वेश्चंस. और स्मॉल क्वेश्चंस में आ जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. देखो स्मॉल टॉपिक में आ जाएगा. अब ये भी एक यूनिट है.
बैंक रिकंसिलेशन, मैंने यूनिट वन में क्या सॉल्व किया, यूनिट वन में मैंने सीधा सॉल्व किया कंपनी अकाउंट्स. दिस वाज माय फर्स्ट यूनिट. सेकेंड यूनिट कंसिस्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स. व्हेन आई से फाइनल अकाउंट्स, तो इसमें ट्रायल बैलेंस का प्रॉब्लम भी कवर हो जाता है. इसमें फाइनल अकाउंट्स में सिंगल एंट्री कवर्ड एंड एनपीओ कवर्ड. दिस वाज माय सेकेंड यूनिट. मैं हमेशा ये ऑर्डर में ही सॉल्व करूंगा. और उसके बाद में मेरा जो माय थर्ड यूनिट इज स्मॉल टॉपिक्स, बीआरएस, rectification of errors, depreciation, bills of exchange, stock valuation, and reconciliation. So now I am going to cover these 5 topics: BRS, errors, depreciation, bills of exchange, and stock valuation and reconciliation. We'll start with, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं. अपने पास एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4B. क्वेश्चन नंबर 4B. Question number 4B. Write out journal entries to rectify the following errors using a suspense account. यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट, उनको अपने पास से सस्पेंस अकाउंट भी चाहिए. यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट बोल रहे हैं, तो एक सस्पेंस अकाउंट बना लेंगे और जर्नल एंट्रीज बना लेंगे. वी विल प्रिपेयर अ सस्पेंस अकाउंट. इनफैक्ट सस्पेंस अकाउंट नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बिकॉज उन्होंने सस्पेंस अकाउंट नहीं, यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट बोला हुआ है. So even if you don't prepare suspense account, that's okay, but journal entry में suspense आना चाहिए. टोटल कितने ट्रांजैक्शंस है? वी हैव 6 transactions. So journal of Messrs. जर्नल ऑफ मेसर्स, तुम लोग जरा फॉर्मेट बना के रखो जर्नल का. आई एम कमिंग इन अ मिनट. जर्नल ऑफ मेसर्स. And next page, wrong entry, reverse entry, correct entry. That's your rough work. Wrong entry. Wrong entry, reverse entry, and correct entry.
Wrong entry, reverse entry and correct entry. All right, wrong entry, reverse entry and correct entry. Your first transaction is goods of value 15,000 returned by Aman, that is sales returns, were entered in sales day book and posted therefrom to the credit of his account. तो पहले तो सेल्स रिटर्न्स की एंट्री पास करेंगे, पहले तो सेल्स रिटर्न्स की एंट्री पास करेंगे. गुड्स ऑफ 15,000 रिटर्न बाय अमन वेर एंटर्ड इन सेल्स डे बुक. अरे करेक्ट एंट्री तो सेल्स रिटर्न्स की है, करेक्ट एंट्री तो है सेल्स रिटर्न्स की, दैट इज सेल्स रिटर्न्स टू अमन. सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू अमन. अमाउंट इज 15,000. लेकिन गलती से हम लोग ने कहां पे लिख दिया, सेल्स डे बुक में लिख दिया, मतलब एंट्री पास कर दी डेटर्स टू सेल्स. बट यहां पे भी क्या है, अमन को क्रेडिट ही किया है, डेटर्स डेबिट नहीं किया है. सेल्स तो क्रेडिट हुआ है बिकॉज सेल्स की एंट्री आती है डेटर्स टू सेल्स, बट दे हैव नॉट डेबिटेड डेटर्स. इसका मतलब है डेटर्स अकाउंट को भी क्रेडिट किया है और सेल्स अकाउंट को भी क्रेडिट किया है. सो सेल्स डे बुक में लिख के भी डेटर डेबिट नहीं हुआ, डेटर को तो क्रेडिट ही रखा. सो डेटर इज करेक्ट. नाउ दोनों डेबिट होगा. अमन अकाउंट डेबिट 15,000, सेल्स अकाउंट डेबिट 15,000. देख लो, अमन डेबिट और क्रेडिट इज कैंसल्ड और ये दोनों डेबिट हो गया. सेल्स रिटर्न्स भी डेबिट है, सेल्स भी डेबिट है. अदर अकाउंट इज सस्पेंस अकाउंट. सो राइट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट फर्स्ट ट्रांजैक्शन. सस्पेंस नहीं, ये दोनों डेबिट है, सस्पेंस क्रेडिट होगा. सेल्स रिटर्न्स डेबिट 15,000, सेल्स डेबिट 15,000. सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट 15,000. सेल्स अकाउंट डेबिट 15,000. To suspense account 30,000. Being sales returns being sales returns wrongly recorded in sales book. Now rectified. Wrongly recorded in sales book, now rectified. First transaction is over. Now my second transaction. An amount of 7,500 entered in sales returns book has been posted to the debit of Mr. Ashish who returned the goods. तो पहले तो सेल्स रिटर्न्स की एंट्री पास करेंगे, सेल्स रिटर्न्स टू आशीष. करेक्ट एंट्री है सेल्स रिटर्न्स टू आशीष 7,500. करेक्ट एंट्री इज सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू आशीष अकाउंट. बट बाय मिस्टेक हमने आशीष को क्रेडिट नहीं, आशीष को डेबिट कर दिया.
was posted to debit of आशीष account. So wrong entry में कुछ क्रेडिट हुआ ही नहीं. रॉन्ग एंट्री में सेल्स रिटर्न्स भी डेबिट हो गया और आशीष भी डेबिट हो गया. इन रॉन्ग एंट्री बोथ आर डेबिटेड. सो अब दोनों को हम लोग क्रेडिट करेंगे टू सेल्स रिटर्न्स एंड टू आशीष. इसमें सेल्स रिटर्न्स डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाता है और आशीष अकाउंट क्रेडिट ही रह जाता है. दोनों जगह पे क्रेडिट है. यू कैन सी आशीष अकाउंट हियर आल्सो क्रेडिट, हियर आल्सो क्रेडिट. सो टोटल क्रेडिट इज 15,000. So other account will be suspense account. My entry will be suspense account debit to Ashish account. Suspense account debit to suspense account debit to Ashish account 15,000. Being sales returns wrongly debited to customer account. Wrongly debited to debtors account. Now rectified. Next, transaction number 3. All of you look at transaction number 3. Total discount allowed column in cash book for the month of June 25 amounting to 27,500 was not posted, though correctly recorded in debtors account. So discount allowed basically debit balance. Not recorded का मतलब है short debit. So give debit to discount allowed account. अगर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है डिस्काउंट अलाउड डेटर्स अकाउंट में तो गया, खाली डिस्काउंट अकाउंट में नहीं गया है. सो डिस्काउंट अकाउंट में लिखा ही नहीं है तो नो रॉन्ग एंट्री, नो रिवर्स एंट्री, सीधा फाइनल एंट्री लिख दो. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, discount allowed account debit to suspense account amount is 27,500. 27,500. Being discount allowed not posted. Being discount allowed not recorded earlier. Now recorded. अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मेरे को नहीं समझाइए, आपने डायरेक्ट कर दिया, समझ में नहीं आया. अरे नहीं समझ में आया तो देख लो, यहां पे मैं एंट्री से भी बता देता हूं. डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स, 27,500. Discount allowed to debtors 27,500, but डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में लिखा ही नहीं. नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. इट वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन डेटर्स अकाउंट. डेटर्स अकाउंट में बराबर से रिकॉर्ड हुआ है. सो रिवर्स एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 27,500 to discount allowed not posted. सो डेटर्स डेबिट और क्रेडिट हो गया कैंसल, और जो डिस्काउंट अलाउड बच गया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अदर अकाउंट इज सस्पेंस अकाउंट.
सो ये लो, मैंने तुमको रॉन्ग रिवर्स करेक्ट से भी बता दिया. Now one more transaction is bad debts amounting to 8,000 were written off during the year not posted to bad debts account. फिर से bad debts to debtors, जैसे पहले वाला वैसे ही bad debts to debtors, debtors अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ है, bad debts अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. तो जैसे ऊपर वाली मैंने एंट्री तुम लोगों को डिस्काउंट की बताई, वैसे ही अगर मैं एंट्री से बोलूं तो करेक्ट एंट्री है बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स टू डेटर्स. दिस इज द करेक्ट एंट्री. करेक्ट एंट्री इज बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. अमाउंट इज 8,000. अमाउंट इज 8,000. बट रॉन्ग एंट्री इज बैड डेट्स में पोस्ट ही नहीं हुआ. रॉन्ग एंट्री है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, नॉट पोस्टेड टू डेटर्स. रिवर्स करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स. डेटर्स डेबिट क्रेडिट गेट्स कैंसल्ड और खाली बैड डेट्स अकेला बच गया. बैड डेट्स अकेला अकाउंट बच गया. सो डेबिट, बैड डेट्स डेबिट करना पड़ेगा एंड अदर अकाउंट इज सस्पेंस अकाउंट. सो अपनी करेक्ट एंट्री आ जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. Bad debts account debit to suspense account. Bad debts account debit to suspense account. Being unrecorded bad debts now recorded. Being unrecorded bad debts now recorded. Now transaction number 5 and 6 अभी दो ही बच गया है. Sale of 30,000 made to Avya correctly entered in sales day book but wrongly posted to debit of Adya account. और वो भी अमाउंट भी रॉन्ग है. सेल है 30,000 का आव्या को. So Avya account debit to sales. Correct entry is Avya account debit to sales. $30,000. रॉन्ग एंट्री में क्या है ना, सेल्स अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है. देयर इज नो मिस्टेक इन सेल्स अकाउंट. खाली डेबिट में इंस्टेड ऑफ आव्या आद्या अकाउंट लिख दिया और वो भी 3,000 रुपए लिखा, 3,000. सेल्स में देयर इज नो प्रॉब्लम. सेल्स 30,000 ओनली. रिवर्स करेंगे तो सेल्स डेबिट हो जाएगा 30,000 एंड टू आद्या. $3,000 तो सेल्स डेबिट और क्रेडिट कैंसल्ड और यहां पे आद्या डेबिट, सॉरी आव्या डेबिट, आद्या क्रेडिट और जो डिफरेंस आएगा वो सस्पेंस. डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट. डिफरेंस ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट लिख दो. नंबर 5 आव्या अकाउंट डेबिट जो हुआ ही नहीं था उसको कर दिया डेबिट. आद्या रॉन्गली जो डेबिट हो गया था उसको कर दिया क्रेडिट. तो ये बुक से निकल गया, आव्या बुक्स में रिकॉर्ड हो गया, आद्या बुक से निकल गया और इनके वजह से जो डिफरेंस आया था वो भी हट गया.
to suspense account 27,000. So sales, अरे sales of 30,000 to Avia, wrongly debited to Adya for rupees 3,000. Now rectified. सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्टेड. सप्लायर का मतलब है क्रेडिटर. क्रेडिटर ओवरकास्ट हो गया. इसका मतलब है क्रेडिटर क्रेडिट होता है, एक्सेस क्रेडिट दिखा रहा है. एक्सेस क्रेडिट दिखा रहा है तो उसको डेबिट देने की जरूरत है. उसको डेबिट देने की जरूरत है. अगर रॉन्ग रिवर्स करेक्ट में अगर मैं बोलूं तो लेट्स से एक एग्जांपल बना लेते हैं. परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. इन्होंने कितना बोला? एक्सेस क्रेडिट बोला है. सो 225 होना चाहिए था. एंट्री तो लेट्स से 225 की है. तो परचेज अकाउंट के डेबिट में तो 225 लिखा है, लेकिन क्रेडिटर्स में 225 प्लस 225 450 लिख दिया. एक्सेस 225 एक्सेस लिख दिया. सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 450 to purchasers 225. So purchasers cancelled. और क्रेडिटर्स 450 डेबिट और 225 क्रेडिट में नेट बचेगा 225 डेबिट. सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. वैसे हम लोग कोई एंट्री नहीं पास करते. ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए डायरेक्ट करते हैं. क्रेडिटर्स बेसिकली क्रेडिट बैलेंस शोज एक्सेस क्रेडिट, सो गिव डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. अदर अकाउंट इज सस्पेंस अकाउंट. वो तो जर्नल एंट्रीज है. जिनको नहीं समझता उनके लिए मैंने बना दिया. बीइंग excess credit of supplier rectified, or you can write being overcasting error rectified. ये लो, rectification of errors is completed. वैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में स्टडी मटेरियल के आईसीआई मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नंबर 8 और उसके बाद सारे टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस करके जाने चाहिए. मैंने क्लास में करवाए हैं. वो प्रैक्टिस करके जाते हो तो एग्जाम का पेपर तुम्हारे लिए इजी रहता है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस कवरेज है मॉड्यूल के. क्वेश्चन नंबर 4A तो पहले कर दिया था. आज 4B ऑल्सो डन. नाउ वी हैव बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. हाँ, सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं. सर अमेंडेड कैश बुक बनाना है कि नहीं बनाना है, दैट्स योर चॉइस. अगर तुमको बनाना है तो बना सकते हो, नहीं बनाना है तो तुम्हारी मर्जी. सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. लाइन से जो मैंने अभी टॉपिक्स बोले ना वही टॉपिक्स है, देख लो. एक रेक्टिफिकेशन हो गया,
बैंक रिकंसिलेशन है, बैंक रिकंसिलेशन के बाद इन्वेंट्री आ गया, स्टॉक रिकंसिलेशन का प्रॉब्लम है, फिर डेप्रिसिएशन और फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। सो ये लाइन से अपने यही क्वेश्चन है। बैंक रिकंसिलेशन में स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है? कैश बुक ऑफ मेसर्स मजार shows 27,570 as the balance at bank. Cash book, that is balance as per cash book hai. But this does not agree with the balance as per bank statement. On scrutiny, following discrepancies were found. बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है। कितने ट्रांजैक्शंस है? टोटल 9 ट्रांजैक्शंस है बच्चों। जब अगर 9 ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं ना, इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, तो बेटर एक अमेंडेड कैश बुक बना लेनी चाहिए। अमेंडेड कैश बुक प्रॉब्लम में अगर बोला है बनाना है तो बनाना ही चाहिए, but the problem is silent, then you have a choice, you can prepare, nobody will give it wrong, because इतने सारे ट्रांजैक्शन बैंक रिकंसिलेशन में नहीं लिख के हम लोग अमेंडेड कैश बुक बना लेते, उसमें लिख देंगे, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस निकल जाएंगे। अमेंडेड कैश बुक 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस बना लो, कम पड़ा तो थोड़ा ऊपर नीचे लिख देंगे, बट 8 लाइंस की बना लो, मोस्टली 8 लाइंस में आ ही जाता है। amended cash book, after this our वर्किंग नोट, जो हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं ना, वर्किंग नोट में 2 लाइंस फॉर पर्टिकुलर्स एंड फर्दर 4 लाइंस। एट लेस डिसाइड करने के लिए जो वर्किंग नोट्स बनती है ना, 6 कॉलम्स, this is our special working which we prepare, receipts or payments, cash book bank column, पासबुक बैंक स्टेटमेंट, डिफरेंस से बनेगा बीआरएस, बैलेंस एज पर पास कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और इसके नीचे बैलेंस पेज पे बना लो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन ये 31 मार्च 2025, एज ऑन 31 मार्च 2025 ये लो, बैलेंस पेज के लिए बीआरएस बन गया। स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक है तो अमेंडेड कैश बुक में लिख दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,570, 27,570, 27,570, 27,570,
अब जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक है वो हम लोग कैशबुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। जो ट्रांजैक्शन कैशबुक में कोई मिस्टेक हुई है उसको रेक्टिफाई, मतलब अमेंडेड कैशबुक में क्या क्या आता है, रिकॉर्डेड इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, तो राइट इन अमेंडेड कैशबुक, मिस्टेक्स ऑफ कैशबुक यू रेक्टिफाई। और क्या क्या नहीं आता है, क्या क्या नहीं लिखेंगे हम लोग, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर और मिस्टेक्स ऑफ पासबुक, ये हम लोग नहीं लिखेंगे। पहला ट्रांजैक्शन, सब्सिडी ऑफ 10,250 रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय बैंक, नॉट एडवाइज टू द कंपनी। नॉट एडवाइज टू कंपनी का मतलब है ये कैशबुक में रिसिप्ट लिखा नहीं है, नहीं लिखा तो अभी लिख देते, क्यों बैंक रिकंसिलेशन में लेके जाने का। सब्सिडी रिसीव्ड ये सीधा सीधा पासबुक में लिखा हुआ है, डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक, एडवाइस हमको मिला ही नहीं तो हमने कैशबुक में नहीं लिखा था, तो चलो अभी लिख दिया, ये लो सुधार दिया। जो डिफरेंस आ रहा था उसका रीजन, कैशबुक में नहीं लिखने से डिफरेंस आ रहा था तो लिख दिया कैशबुक में, कैशबुक को ही अमेंड कर देते। सो ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया। ऑन 15 मार्च पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक वाज अंडरकास्ट। अच्छा, पेमेंट साइड में हमने 350 कम लिखा था, कम लिखा था तो और लिख दो 350, 350 अंडरकास्ट था तो और लिख दो, कम लिखा था ना, कम लिखा था 350 तो और 350 लिख दो तो हो गया बराबर। ये लो, क्रेडिट साइड में 350 कम लिखा था तो और 350 लिख दिया, ये ट्रांजैक्शन भी हो गया। जो जो ट्रांजैक्शन कैशबुक की मिस्टेक से निकालते जाओ, बीआरएस में नहीं आएगा। 20th March debit balance of 2156 on the previous day was brought forward as credit balance in cash book। अब ये क्या है ना, ये मैंने तुमको तराजू पकड़ के बताया था कि कैशबुक में 2156 पहले दोनों बाजू लिख देने का, ये ट्रांजैक्शन को ऐसे ही समझाया था। डेबिट बैलेंस है 2150 कैशबुक का, डेबिट बैलेंस है 2156 कैशबुक का, इसको डेबिट में नहीं लिखा तो डेबिट इज शॉर्ट बाय 2156, लेकिन उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया, सो डेबिट इज शॉर्ट बाय डबल द अमाउंट। इन शॉर्ट कैशबुक डेबिट साइड अंडरकास्टेड बाय 2156 का डबल अमाउंट, 2156 इंटू 2, 4312। So debit side of cash book undercasted by, this is undercasted by 2156 into 2, 4312 से अंडरकास्ट हो गया। हाँ, 4312 से अंडरकास्ट हो गया। सो 4312 अगर डेबिट साइड अंडरकास्ट है तो डेबिट साइड में लिख दो, कैशबुक डेबिट साइड में लिख दो 2, अंडरकास्टिंग एरर। डेबिट में 2156 लिखना चाहिए था, डेबिट में नहीं लिखा, गलती से कहां पे लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया। सो डेबिट को डेबिट में नहीं लिखते तो एक गलती, लेकिन क्रेडिट में लिखने से डबल मिस्टेक हो जाती है। फिर अंडरकास्टिंग एरर के बाद, आफ्टर अंडरकास्टिंग एरर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कस्टमर ऑफ मजार, ये मजार ओनर है जिसकी हम लोग बना रहे हैं बैंक को, हु रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 2000। अ कस्टमर ऑफ मजार, कस्टमर ऑफ मजार, मजार का कस्टमर है जिसको 5% कैश डिस्काउंट दिया है 2000 पे, पेड टू मजार है चेक ऑन 24 मार्च। तो चेक जो मिला रहेगा वो 5% माइनस करके मिला होगा, 2000 माइनस 5%, 1900, 1900। सो हमारे कस्टमर को जो चेक हमने दिया है, हमने जो हमारे कस्टमर को चेक दिया है वो 2000 में से 5% डिस्काउंट, 100 रुपया डिस्काउंट काट के 1900 का चेक दिया, बट द कैशियर मिस्टेक एंटर्ड ग्रॉस अमाउंट इन कैश बुक। अरे कैशियर ने पेमेंट, क्योंकि ये तो पेमेंट ही हुआ ना,
ये तो पेमेंट ही हुआ। पेमेंट साइड में, क्योंकि कस्टमर, अरे कस्टमर ऑफ मिस्टर मजार रिसीव्ड, हमारा कस्टमर रिसीव्ड, हम कस्टमर नहीं है, हमारा कस्टमर, हमारा कस्टमर। एक मिनट, एक मिनट। अवर कस्टमर हु रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन हिज अकाउंट, अरे हमारा कस्टमर, हमको पैसा लेना है, आई एम सॉरी, हमको 2,000 रुपया लेने का था उससे। पेड टू अस, हमको पैसा दिया उसने, और कितना 5% डिस्काउंट काट के, मतलब 100 रुपया काट के 1,900 रुपया मिला, लेकिन गलती से अकाउंटेंट ने मिला तो डेबिट में 2,000 लिख दिया। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1,900 उसने 2,000 लिख दिया, तो डेबिट इज ओवरकास्टेड बाय 100 रुपीज। डेबिट में 100 रुपया ज्यादा लिख दिया, तो अभी 100 रुपया क्रेडिट कर दो ना, 100 रुपया क्रेडिट कर दो बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड। अरे पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, अभी रिकॉर्ड हो गया। बाय डिस्काउंट अलाउड, पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अभी रिकॉर्ड हो गया। 100 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड। ये अच्छा ट्रांजैक्शन है, दोनों अच्छे ट्रांजैक्शन है। ये वाला भी अच्छा ट्रांजैक्शन था, थर्ड वाला भी और फोर्थ वाला भी। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 5, on 10th March a bill of 5,700 discounted from bank entered in cash book, but the proceeds credited in bank statement amounted to 5,500। एक मिनट, क्या हो गया ना, 10th मार्च को एक हम लोग ने बैंक में बिल डिस्काउंट कराया, तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है ना, पैसा आता है ना, 5,700 एंटर्ड इन कैश बुक, लेकिन पासबुक में कितना अमाउंट आया, खाली 5,500। मतलब कैश बुक में हमने डिस्काउंट माइनस ही नहीं किया, 5,700 पूरा ही लिख दिया। हमने 200 रुपए ज्यादा लिख दिया, 200 रुपया ज्यादा लिख दिया। अरे वो डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंटिंग का 200 रुपया हमने ना कैश बुक में ज्यादा लिख दिया, ज्यादा लिख दिया तो उसको रिड्यूस कर दो ना। बाय डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, डिस्काउंट ऑन बिल रिसीवेबल कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो रिकॉर्ड कर लो। हमने तो पूरा 5,700 लिख दिया, 5,700 लिख दिया। इंस्टेड ऑफ 5,500 वी हैव रिटर्न 5,700। जो 200 रुपए का डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ वो रिकॉर्ड कर दिया। कैश बुक की मिस्टेक है ये सब। चेक इश्यूड टू रवि 1725 रिटर्न आउट ऑफ डेट, नो एंट्री मेड इन कैश बुक। चेक इश्यूड टू रवि, हमने चेक इश्यू किया था, हमने चेक इश्यू किया था। कैश बुक एंड पासबुक, हाँ कैश बुक एंड पासबुक 1725 का चेक हमने इश्यू किया था, वो ओवर डेट हो गया। मतलब एक चेक 3 महीना ही वैलिड रहता है, 3 महीना ही वैलिड रहता है। चेक इश्यूड अमाउंटिंग टू रवि फॉर 1725 रिटर्न आउट ऑफ डेट, नो एंट्री मेड इन कैश बुक। नो एंट्री मेड इन कैश बुक, तो कैश बुक में एंट्री कर देते हैं ना। चेक किसकी एंट्री नहीं की हमने, हमने ये रिटर्न की एंट्री नहीं की, रिटर्न की एंट्री नहीं की। जब चेक इश्यू होता है तो पेमेंट होता है, रिटर्न होता है तो फिर से डेबिट हो जाता है, फिर से डेबिट हो जाता है। चेक इश्यूड रिटर्न्ड 1725, रिटर्न की एंट्री नहीं पास की, चेक इश्यू की थी वो तो एंट्री पास की, ये रिटर्न की एंट्री नहीं पास की। चेक इश्यू करते तो पेमेंट से, लेकिन रिटर्न हो गया तो वापस से डेबिट में आ जाएगा। एक्चुअली इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने अभी तक इतने क्वेश्चंस किए, मेरे को सबसे अच्छा क्वेश्चन यही लगा, और कोई प्रॉब्लम में कुछ समझने जैसा ही नहीं था। इंश्योरेंस प्रीमियम 900 डायरेक्टली पेड बाय बैंक,
बट नो एंट्री मेड इन कैश बुक. सो कैश बुक में एंट्री कर दो ना, 900 का पेमेंट लिख दो, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम. बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 900. इंश्योरेंस प्रीमियम 900. बिल रिसीवेबल ऑफ 1530 डिस्काउंटेड फॉर 1500. बिल रिसीवेबल फॉर 1530 discounted for 1500 with bank had been dishonored. So, but advice received on 1st April. Not recorded in cash book है ये. So bill receivable जब discounted bill dishonor होता है तो हम लोग बोलते हैं debtors to bank. ये पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. It is not recorded in cash book. Are not recorded in cash book. Not recorded in cash book तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं. By bill receivable discounted dishonored. एक भी वैसा ट्रांजैक्शन मिला ही नहीं जो खाली बैंक रिकंसिलेशन में है. 1530 जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होएगा तो पूरा अमाउंट ही लिखने का. ये लो कैश बुक में नॉट रिकॉर्डेड था, रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में. अब एक ही बैंक रिकंसिलेशन का आइटम मिला है. बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट ऑफ 1650 एस 1560. ये एक ही मिस्टेक है पासबुक की. बैंक रिकॉर्डेड है कैश डिपॉजिट. बैंक रिकॉर्डेड है कैश डिपॉजिट का मतलब है रिसिप्ट्स. कैश डिपॉजिट ऑफ 1650, करेक्ट अमाउंट है 1650. ये अमेंडेड कैश बुक में नहीं जाएगा, ये बैंक की मिस्टेक है, बट रिकॉर्ड हो गया 1560. पासबुक में 1560 रिकॉर्ड हो गया. सो 1650 माइनस 1560, ये 90 रुपए का फर्क पड़ गया. इसके वजह से 90 रुपीज बैंक ने ज्यादा. अरे बैंक में 90 रुपीज की मिस्टेक है. ट्रांजैक्शन रिसिप्ट्स का है और पासबुक में कम रिसिप्ट हुआ है. पासबुक में कम रिसिप्ट हुआ है तो लेस. ये अपना रूल है. पासबुक अपना पॉकेट है, अपने पॉकेट में कम पैसा आता है तो बुरा लगता है. जहां पे बुरा लगता है लेस करने का, जहां पे अच्छा लगेगा ऐड करेंगे. रिसीट का ट्रांजैक्शन है और अपना पॉकेट है पासबुक, अपने पॉकेट में कम रिसीट हुआ है तो लेस. लेस 90. बस इसके अलावा सारे ट्रांजैक्शन अमेंडेड कैश बुक के हैं. तो अब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बहुत ही छोटा बन गया है. 25,570 बाय बैलेंस सीडी. दिस अमेंडेड बैलेंस और बाय बैलेंस सीडी का मतलब है डेबिट बैलेंस ही होता है. दिस इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 27,570 प्लस 10,250 प्लस 4,312 प्लस 1,725 43,857. इसमें से माइनस 350, 100, 450, 450 प्लस 200 हो गया 650, माइनस 650 एंड माइनस 900 एंड 900 एंड 1530. So 40,777. This is balance as per cash book. ये अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस है. अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस है. और इसमें से बस खाली ये 90 रुपीज माइनस करने का है. लेस डिपॉजिट ऑफ 1650
wrongly recorded by bank as rupees 1560. So 90 rupees लेस कर दो. 40,777 minus 90. 40,687. This is balance as per passbook. आंसर पॉजिटिव आ गया तो बैलेंस एज पर पासबुक. स्टार्ट भी बैलेंस था, एंड भी बैलेंस. अगर आंसर नेगेटिव आ जाता तो बोल देते थे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. देखो, अमेंडेड कैशबुक बनाने से बैंक रिकंसिलेशन के आइटम्स कम हो गए, क्योंकि सब अमेंडेड कैशबुक में जो नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक था वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया. एंड ये चॉइस है तुम्हारे पास. दिस इज अ चॉइस विथ यू. ये चॉइस तुमको दी जाती है. प्रॉब्लम में अमेंडेड कैशबुक बोला है तो पक्का बनाना पड़ेगा, नहीं बोला है तो तुम अपने आप से बना सकते हो. थोड़ा सा क्या है ना, बैंक रिकंसिलेशन में आइटम्स कम हो जाते हैं. सो ये कौन है? मजार है, मेसर्स मजार. लो, क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो डन. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये स्टॉक रिकंसिलेशन का अच्छा क्वेश्चन है, जिसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना के सॉल्व करते हैं. ये क्लास में भी मैंने 2 बार सॉल्व करवाया है तुमको. इलस्ट्रेशन में भी कराया, टेस्ट योर नॉलेज में भी करवाया है. ये वही प्रॉब्लम है जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. व्हाट इज देयर रिक्वायरमेंट, उनको अपने पास से क्या चाहिए. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the value of inventories on 31st March. उनको क्लोजिंग स्टॉक चाहिए. क्लोजिंग स्टॉक चाहिए. क्लोजिंग स्टॉक के लिए ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना. ये तो कोई ये ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजर्स दे रखा है, सेल्स दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे के रखा है. ये नहीं बनाना. ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, पीएनएल में आता है. तो आई विल नॉट प्रिपेयर पीएनएल. ये दोनों को क्रॉस कर दिया मैंने. तो ये 4 आइटम और प्लस नीचे एडजस्टमेंट. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. ट्रेडिंग अकाउंट. This is the easiest way of doing this question. Trading account for the year ended. Trading account for the year ended 31st March 25. March 2025. Close the first line. उसके बाद फर्दर 6 लाइन्स और रख लो और 2 कॉलम बनाना. ये नॉन क्वेश्चन है. 2 कॉलम बनाओगे, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल. कोई मेरे क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस करके भी एग्जाम में चले जाता है ना, तो भी सफिशिएंट. बिकॉज ये सारे क्वेश्चन जो तुमको आरटीपी एमटीपी में मिलेंगे ना, उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए. सो मेकिंग 2 कॉलम्स, नॉर्मल, नॉर्मल, एबनॉर्मल.
नॉर्मल एबनॉर्मल? नॉर्मल एबनॉर्मल? ट्रेडिंग अकाउंट में जो बेसिक डिटेल्स होती है वो होता है, एक तो ओपनिंग स्टॉक, देन वी राइट टू परचेजर्स, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्वेश्चन तुमको मॉड्यूल में इलस्ट्रेशंस में भी मिलेगा, एक क्वेश्चन, और एक टेस्ट योर नॉलेज में भी मिलेगा। चलो देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री है 10,50,000, परचेजर्स 36 लाख, सेल्स 55,50,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 3 लाख। ये तो पीएनएल के आइटम में मैंने क्रॉस कर दिए। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31 March 2024, सो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस इन्वेंट्री। ये 10,50,000 की जो इन्वेंट्री है ना, अरे 31 March 2024 का मतलब है एज गुड एज 1 April 2024। 1 April 2024 को तो ओपनिंग स्टॉक ही होगा। ये ओपनिंग स्टॉक में 10,50,000 का ओपनिंग स्टॉक है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट है, इसमें कुछ डिफेक्टेड गुड्स है। क्यों मैं पहले ही बोल रहा हूं, क्योंकि ये रेगुलर क्वेश्चन है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। 1 April, or at the time of valuing inventory on 31 March 2024, that is 1 April 2024, a sum of 60,000 has been written off on a particular item which was originally purchased for 1,65,000। अरे ओरिजिनली एक आइटम जो हम लोग ने 1,65,000 में परचेज किया था, आज उसमें से 60,000 रुपये हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। क्यों रिड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि वो डिफेक्टेड गुड्स है। डिफेक्टेड गुड्स है। जो गुड्स हमने 1,65,000 में खरीदा था, जो गुड्स हमने 1,65,000 में खरीदा था, उसमें से हम लोग अमाउंट रिड्यूस कर रहे हैं। जिसका कॉस्ट 1,65,000 था, जिसका कॉस्ट था 1,65,000, उसमें से आज 60,000 रुपये हमने रिड्यूस कर दिया। 60,000 रुपया रिड्यूस करके 1,65,000 में से 60,000 रुपया रिड्यूस करके आज उसको हम शो कर रहे हैं खाली 1,05,000 पे। उसको 1,05,000 पे शो कर रहे हैं, देख लो। सो a sum of rupees 60,000 has been written off from a stock which has been purchased for 1,65,000। जो 165 में परचेज किया था, उसमें से 60,000 रुपया कम कर दिया और उसको शो कर रहे 1,05,000 पे, और ड्यूरिंग द ईयर बेच भी दिया 1,50,000 में। एकदम कंफर्म हो गया। 1,65,000 में खरीदा हुआ गुड्स अगर हम लोग बेचेंगे 1,50,000 रुपए में, इफ इट इज सोल्ड फॉर 1,50,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस लॉस आएगा। 165 में खरीदते हो, 1,50,000 में बेचते हो, देयर इज अ ग्रॉस लॉस ऑफ 15,000। सो ये डिफेक्टेड गुड्स है, इसीलिए तो लॉस पे बिका, इसलिए उसकी वैल्यूएशन कम हुई है। टोटल 10,50,000 में एंड ऑफ द ईयर में डिफेक्टेड गुड्स को कितना वैल्यू किया था? डिफेक्टेड गुड्स को 1,05,000 पे वैल्यू करके रखा है, तो इसमें से माइनस 1,05,000 करेंगे ना। डिफेक्टेड गुड्स को जो वैल्यू है, जो वैल्यू पे हमने स्टॉक को शो किया है, तो आपको अपने को नॉर्मल गुड्स का कॉस्ट मिलेगा। 10,50,000 में से 1,05,000 माइनस कर दो, सो 9,45,000 इज द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स।
एबनॉर्मल को हटाएंगे तो बैलेंस मिलेगा नॉर्मल। बैलेंस नॉर्मल 9,45,000। 9,45,000 सर, एक बार और। अरे एंड ऑफ द ईयर में स्टॉक को वैल्यूएशन करते हैं और एबनॉर्मल गुड्स को 60,000 माइनस करके 1,05,000 पे वैल्यू किया था। तो टोटल गुड्स में क्लोजिंग स्टॉक में जो एबनॉर्मल गुड्स था वो 1,05,000 इंक्लूडेड था। सो वो माइनस करेंगे तो नॉर्मल का कॉस्ट मिल गया। अभी मैं पहले एबनॉर्मल गुड्स का काम खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि स्टॉक रिकंसिलेशन टॉपिक है, ये कोई फाइनल अकाउंट्स नहीं है। तो इसमें हम लोगों को नॉर्मल हो या एबनॉर्मल सब कॉस्ट पे लिखना होता है। तो नॉर्मल का कॉस्ट तो मिल गया 945 और एबनॉर्मल का कॉस्ट ये रहा। एबनॉर्मल का कॉस्ट ये रहा 1,65,000। फाइनल अकाउंट्स में लिखते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये तो स्टॉक रिकंसिलेशन के लिए खाली ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट यूज कर रहा हूं, कोई फाइनल अकाउंट्स नहीं बना रहा हूं मैं। सो वी विल राइट एट कॉस्ट, क्योंकि स्टॉक रिकंसिलेशन टॉपिक में स्टॉक वैल्यूएशन में सब इनवर्ड आउटवर्ड कॉस्ट पे शो होता है। हाँ, सेल्स कितने पे किया? इसको सेल्स किया 1,50,000 पे और ग्रॉस लॉस आ गया। ये लो 165 का कॉस्ट भी निकाल देता हूं, दो अलग अलग नाम से। सेल्स 150 और ये ग्रॉस लॉस है ट्रांसफर टू पीएनएल। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट भी पीएनएल में जाता है तो ये ग्रॉस लॉस है ट्रांसफर टू पीएनएल। इससे क्या हो गया ना, एबनॉर्मल का मेरा काम खत्म। 1,65,000 आया था और ये 165 निकल गया। नो क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरा प्रॉब्लम हो गया नॉर्मल। अभी मजे से सॉल्व करो। एक्सेप्ट अबाउ मेंशन ट्रांजैक्शन ग्रॉस प्रॉफिट वाज 20% ऑन सेल्स। सो ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल गुड्स पे 20% है, 20% ऑन नॉर्मल सेल्स। बस मेरा तो एबनॉर्मल कॉलम ही क्लोज हो गया। अब मैं नॉर्मली, सब नॉर्मल है मेरा, इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब लिख दो परचेजेस 36 लैक्स, नॉर्मल कॉलम में लिख दो, एबनॉर्मल कॉलम इज टैलिड। वो तो मैंने क्लोज ही कर दिया कॉलम, उसको सेपरेटली डील कर लिया। फिर उसके बाद में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी सेल्स है 55,50,000। सो ये टोटल सेल्स है 55,50,000। ये टोटल सेल्स में से 1,50,000 का तो है नॉर्मल सेल, सॉरी एबनॉर्मल सेल्स। सो 55,50,000, 55,50,000 में से अगर 1,50,000 निकाल दिया तो बैलेंस बचता है 54 लैक्स। बैलेंस इज 54 लैक्स। ये लो 54 लैक्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 3 लाख, सब नॉर्मल कॉलम है क्योंकि एबनॉर्मल कॉलम क्लोज हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 3 lakhs। ऑल डन। जरा सेल्स पे जीपी परसेंटेज अप्लाई कर लो। 54 लैक्स की नॉर्मल सेल्स है, 54 लैक्स का 20%, 10,80,000। 10,80,000 प्लस 3 लैक्स प्लस 36 लैक्स का परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक 9,45,000। सो 59,25,000 इज द टोटल। $59,25,000 में से माइनस करेंगे 54 लैक्स, सो 5,25,000। ये अपनी इन्वेंट्री है। 5,25,000 का क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। ये लो, इनको इन्वेंट्री चाहिए थी। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री,
Closing inventory as on 31st March 25. Closing inventory as on 31st March 25 rupees 5,25,000. 5,25,000. This is 5,25,000. This is done. So और एक प्रॉब्लम हमने कंप्लीट कर लिया. अभी मेरे को 3 प्रॉब्लम और करना है ताकि हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाए. और अभी नेक्स्ट सेशन में आई वांट टू कंप्लीट इट. नेक्स्ट सेशन का मतलब है जो मेरे को टोटल 3 सेशंस में कंप्लीट करना है. स्टार्टेड दिस ऑन ट्यूसडे, टुडे इज थर्सडे एंड नेक्स्ट सैटरडे के सेशन में ये आरटीपी कंप्लीट करना है. और खाली मैंने ऑब्जेक्टिव्स का एक क्वेश्चनरी बना के दिया था. 2 पेपर लिए थे ऑब्जेक्टिव्स के मैंने. वो 2 पेपर 200 मार्क 200 मार्क्स का मैंने ऑब्जेक्टिव्स दे रखा है विद सॉल्यूशन. वो पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रू और फॉल्स, वी विल डू ट्रू और फॉल्स प्लस वो जो थियरी क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे. सो अगर प्रिपेयर किया हुआ रहता है तो यू विल फील कि सब आता ही है, अपने को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. अब अपने को डेप्रिसिएशन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का. फिर ये यूनिट भी खत्म हो जाएगा और ये यूनिट खत्म होने के बाद में मेरा जो नेक्स्ट यूनिट बचेगा ना, नेक्स्ट यूनिट विल बी ऑफ पार्टनरशिप. टोटल 4 यूनिट्स होते हैं. पहला यूनिट सिंपल टॉपिक है जिसमें ये 5 टॉपिक्स आते हैं जो मैंने आज यहाँ पे लिखवाए थे ना. पहला यूनिट सिंपल टॉपिक्स का होता है. दूसरे यूनिट में ये आते हैं, दूसरे यूनिट में ये 3 टॉपिक आते हैं. फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, एनपीओ. फिर उसके बाद में थर्ड यूनिट आ गया कंपनी अकाउंट्स का और फोर्थ यूनिट आ गया पार्टनरशिप अकाउंट्स. पार्टनरशिप अकाउंट्स कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो ये ऑर्डर में सॉल्व करो. सिंपल टॉपिक्स में आ गए बीआरएस. तुम्हारा पूरा सिलेबस ही कवर हो गया, देख लो. योर एंटायर सिलेबस इज कवर. सिंपल टॉपिक में बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन, बिल्स, स्टॉक वैल्यूएशन एंड रिकंसिलिएशन. फिर उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट में फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, सिंगल एंट्री. फिर उसके बाद में अगले यूनिट्स में कंपनी अकाउंट्स के सारे टॉपिक्स और फिर लास्ट यूनिट में पार्टनरशिप अकाउंट्स. तो जैसे ही अभी अपना डेप्रिसिएशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा, देख लो पीआरएस कर दिया हमने, रेक्टिफिकेशन कर दिया. अब डेप्रिसिएशन का एक प्रॉब्लम है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये कर देंगे, ये भी हमने कर दिया. स्टॉक वैल्यूएशन, रिकंसिलिएशन. सो डेप्रिसिएशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे ही कंप्लीट होगा अपना ये यूनिट भी खत्म. फिर खाली पार्टनरशिप के प्रॉब्लम्स बचेंगे, ओनली पार्टनरशिप के प्रॉब्लम्स बचेंगे. So depreciation is my next problem is depreciation. रिवीजन टेस्ट पेपर्स है ना, इंपॉर्टेंट भी होते हैं प्लस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, रीजनेबल. ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. एग्जाम में भी रीजनेबल क्वेश्चंस ही आते हैं. आधे से ज्यादा बच्चे डरे हुए रहते हैं, उसके वजह से कर नहीं पाते. डरे हुए इसलिए रहते हैं क्योंकि सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं होती. पूरा पेपर एक साथ करने के लिए उनको आता नहीं है. वो दे कैन डू इंडिविजुअल टॉपिक्स. कंप्लीट पेपर सॉल्व करते समय गड़बड़ कर देते हैं. और मोस्टली आजकल डेप्रिसिएशन का है ना, चेंज ऑफ मेथड का क्वेश्चन पूछते हैं. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसमें भी देख लेते हैं. देख लो चेंज ऑफ मेथड का ये वाला प्रॉब्लम भी मेरे को चेंज ऑफ मेथड का ही दिख रहा है. ए परचेज्ड मशीनरी ऑन 1st Jan 2021 फॉर 1,94,000, स्पेंड 6,000 ऑन इरेक्शन, मतलब 2 लाख की मशीन हो गई. 1st जुलाई में एडिशनल मशीन और खरीदी 1 लाख रुपीज की. और 1st Jan 23 अगले साल मशीनरी परचेज ऑन 1st Jan 21. ये जो पहली मशीन थी ना, ये वाली मशीन, ये 2023 में जनवरी में इसको बेच दी, हैविंग ऑब्सोलेट एंड ऑक्शन फॉर 1 लाख. फिर 1st जुलाई 23 को अ न्यू मशीन वाज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1,50,000.
Depreciation was provided annually for 31st December at the rate of 10% on the original cost of machinery. ये सब 2023 में सेल वगैरह सब हो गया. फिर 2024 में changed method of writing 15% written down value. Show machinery account from 21 to 24. It's the easiest question. Easiest question. लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस 2023 में क्लोजिंग बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस बनेगा ना, फिर 2024 में ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, वो ओपनिंग बैलेंस पे 15% डिप्रिसिएशन चार्ज कर देना. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का 15% ओपनिंग बैलेंस पे अप्लाई हो जाएगा. बाकी सारे काम परचेजर्स सेल्स सब ओल्ड मेथड से होगा. खाली करंट ईयर में जो ओपनिंग बैलेंस आएगा ना, करंट ईयर में जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो ओपनिंग बैलेंस पे 15% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेना. सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन. और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में प्रिपेयर एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ समरवीर. इन द बुक्स ऑफ समरवीर, कौन है समरवीर? कबीर एक्सेप्टेड अ बिल 10,000 drawn by Samarveer. Samarveer is the drawer on 1st August for 3 months. This was for the amount which Kabir owed to Samarveer. On the same date, Samarveer got the bill discounted with the bank. बिल रिसीव हो गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कबीर. ये तो 12th स्टैंडर्ड के लेवल का क्वेश्चन है. फिर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. डिस्काउंट भी करा दिया, 10,000 का बिल 9,800 में. ऑन द ड्यू डेट कबीर अप्रोच समरवीर फॉर द रिन्यूअल ऑफ द बिल. तो पहला वाला बिल डिसऑनर हो गया, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया, तो डेटर अकाउंट डेबिट, कबीर अकाउंट डेबिट टू बैंक. और फिर कबीर एग्रीड ऑन द कंडीशन की 2,000 वो आज ही देने को तैयार है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कबीर 2,000. और साथ में इंटरेस्ट भी दे रहा है, बैलेंस अमाउंट पे. बैलेंस अमाउंट का मतलब है 2,000 आज दे रहा है तो 8,000 बैलेंस अमाउंट है. 8,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 12% फॉर 3 months. एंड फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, फॉर द रिमेनिंग बैलेंस, वो जो कबीर है should accept a new bill for 3 months. These arrangements were carried through and on 31st December Kabir became insolvent. ये तो 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है and 40% was recovered. 12th स्टैंडर्ड के लेवल का क्वेश्चन है. So this is also a very very simple question. So ये दो क्वेश्चन करेंगे ना तो आरटीपी में अपना 1 यूनिट और कंप्लीट हो जाएगा, और इनफैक्ट 3 यूनिट्स हो जाएंगे. कंपनी अकाउंट्स का यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री और एनपीओ का यूनिट भी हो चुका है. और ये दो क्वेश्चन करेंगे तो सिंपल टॉपिक्स के 5 टॉपिक्स भी, 5 सिंपल वाला यूनिट जो है जिसमें 5 टॉपिक्स है वो भी हो जाएगा. और फिर सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप और ऑब्जेक्टिव्स बचेंगे. थियरी क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव्स का होता है प्लस थियरी का, बस वो बचेगा. एक ब्रेक ले लो 15 मिनट का. टेक अ 15 minutes ब्रेक. इनफैक्ट आई विल स्टार्ट एट 9:15. यू हैव अ 20 minutes ब्रेक. और ये ब्रेक के बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं. ब्रेक के बाद में सेशन विल स्टार्ट अगेन. द सेशन विल स्टार्ट अगेन आफ्टर द ब्रेक.